अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवासाक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। उद्योगपति अनिल अंबानी को तगड़ा झटका लगा है क्योंकि 2892 करोड़ रुपए का लोन नहीं चुकाने पर यस बैंक ने अनिल अंबानी की कंपनी का मुख्यालय अपने कब्जे में ले लिया है और उनकी कंपनी के 2 फ्लैटों पर भी यस बैंक का कब्जा हो गया है। अपने आप में बड़ा झटका है और कई परतें भी खोलता है और खासतौर पर सरकार किस तरीके से जो एनपीएस हैं उनको कम करने के लिए काम कर रही है, इसके बारे में आपको बताएंगे विस्तृत रिपोर्ट में। साथ ही दिल्ली में सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है, डीजल पर वैट की दर को घटा दिया है, 8 रुपया सस्ता हो गया है दिल्ली में डीजल, और ये एक बड़ी राहत की बात है। खासतौर पर महंगाई को कम करने में इसका बड़ा योगदान होगा दिल्ली में। इसके अलावा अगर बात करें सुशांत केस की, तो आज बसपा प्रमुख मायावती भी इस मामले में कूद पड़ी। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच की जानी चाहिए क्योंकि मुंबई पुलिस कुछ और कह रही है, सुशांत के पिता कुछ और कह रहे हैं, तो अब मामला सीबीआई को दिए जाने का योग्य बनता है और इसको सीबीआई ही हल कर सकती है, ऐसा उन्होंने कहा है। इसके अलावा राजस्थान में जो घटनाक्रम है वो जारी है। 14 अगस्त तक क्या होगा इस पर सभी की नजरें हैं क्योंकि एक वीडियो सामने आया है जिसमें राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत से बात कर रहे हैं और इस वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी ने सवाल उठाया है विधानसभा अध्यक्ष की निष्पक्षता पर। उन्होंने कहा कि ये तो सरकार बचाने का खेल चल रहा है। इसके अलावा आज की और बड़ी खबरें क्या रही, इस पर आपको इस विस्तृत रिपोर्ट में जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अनिल अंबानी की। निजी क्षेत्र के यस बैंक ने 2892 करोड़ रुपए का बकाया कर्ज नहीं चुकाने की वजह से अनिल अंबानी समूह के सांता क्रूज के मुख्यालय को अपने कब्जे में ले लिया है। यस बैंक की ओर से बुधवार को अखबार में दिए गए नोटिस के अनुसार बैंक ने रिलायंस इंफ्रा द्वारा बकाये का भुगतान नहीं करने के चलते दक्षिण मुंबई के 2 फ्लैटों का कब्जा भी अपने हाथ में ले लिया है। अनिल धीरूभाई अंबानी समूह यानी एडीएजी की लगभग सभी कंपनियां सांता क्रूज कार्यालय रिलायंस सेंटर से परिचालन कर रही हैं। हालांकि पिछले कुछ साल के दौरान समूह की कंपनियों की वित्तीय स्थिति काफ़ी खराब हो गई है। कुछ कंपनियां दिवालिया हो गई हैं जबकि कुछ को अपनी हिस्सेदारी बेचनी पड़ी है। यस बैंक ने कहा कि उसने 6 मई को रिलायंस इंफ्रा को 2892.44 करोड़ रुपए का बकाया चुकाने का नोटिस दिया था। 60 दिन के नोटिस के बावजूद समूह बकाया नहीं चुका पाया, जिसके बाद 22 जुलाई को उसने तीनों संपत्तियों का कब्जा ले लिया। बैंक ने आम जनता को आगाह किया है कि वह इन संपत्तियों को लेकर किसी तरह का लेन देन नहीं करे। एडीएजी समूह पिछले साल इसी मुख्यालय को पट्टे पर देना चाहता था ताकि वह कर्ज चुकाने के लिए संसाधन जुटा सके। यह मुख्यालय 21,432 वर्ग मीटर में है। 2 अन्य संपत्तियां दक्षिण मुंबई के नागिन महल में हैं। ये दोनों फ्लैट क्रमशः 1,717 वर्ग फुट और 4,936 वर्ग फुट के हैं। उल्लेखनीय है कि यस बैंक के डूबे कर्ज की एक बड़ी वजह एडीएजी समूह की कंपनियों को दिया गया कर्ज है। गैर निष्पादित आस्तियों यानी एनपीए के ऊंचे स्तर की वजह से भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई वाले बैंकों के गठजोड़ ने बैंक में 10,000 करोड़ रुपए की पूंजी डालकर उसे संकट से बाहर निकाला है। बैंक के लिए राहत पैकेज से पहले सरकार और रिजर्व बैंक ने मार्च में यस बैंक के निदेशक मंडल को भंग कर दिया था। साथ ही बैंक के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक मंडल की नियुक्ति की थी। उधर दिल्ली सरकार ने डीजल पर वैट की दर को 30% से घटाकर 16.75% करने का फैसला किया है। इससे राजधानी में डीजल कीमतों में 8.36 रुपये प्रति लीटर की कमी आएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में डीजल पर वैट घटाने का फैसला किया गया। केजरीवाल ने वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वैट में कटौती के बाद डीजल के दाम 8.36 रुपये प्रति लीटर घट जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था को उबारने में अभी कई चुनौतियां सामने हैं। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोगों के सहयोग से इन चुनौतियों से पार पा लेंगे। उन्होंने कहा कि इस कटौती के बाद दिल्ली में अब डीजल का दाम 82 रुपये प्रति लीटर से घटकर 73.64 रुपये प्रति लीटर रह जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के व्यापारी और उद्योगपति डीजल पर वैट में कटौती की मांग कर रहे थे। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार को पार्टी के राज्यसभा सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की, जिसमें वर्तमान राजनीतिक हालात और कुछ अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक सोनिया की अगुवाई में हुई इस बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आज़ाद,
कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, वरिष्ठ नेता अहमद पटेल, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश और कई अन्य राज्यसभा सदस्य मौजूद थे। माना जा रहा है कि इस बैठक में कोरोना महामारी से संबंधित हालात, राजस्थान के राजनीतिक संकट की पृष्ठभूमि में मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति, लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध और अर्थव्यवस्था की स्थिति पर मुख्य रूप से चर्चा हुई। गौरतलब है कि राज्यसभा में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 40 है, जबकि लोकसभा में पार्टी के सांसदों की संख्या 52 है। कुछ दिनों पहले ही सोनिया ने कांग्रेस के लोकसभा सदस्यों के साथ डिजिटल बैठक की थी, जिसमें पार्टी के ज़्यादातर सांसदों ने राहुल गांधी को फिर से पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी देने की मांग की थी। उधर राजस्थान के एक मंदिर से चोरी हुई और तस्करी से ब्रिटेन पहुंची भगवान शिव की 9वीं शताब्दी की एक दुर्लभ पाषाण प्रतिमा को गुरुवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI को सौंप दिया जाएगा। नटराज नटेशा की पाषाण की यह मूर्ति लगभग 4 फुट ऊंची है और भगवान शिव इसमें प्रतिहार रूप में दिखाई देते हैं। मूर्ति की चोरी राजस्थान के बरौली में घाटेश्वर मंदिर से 1998 के फरवरी महीने में हुई थी। इसके तस्करी के जरिए ब्रिटेन पहुंचने की जानकारी 2003 में सामने आई थी। ब्रिटेन में भारत के उच्चायोग ने कहा कि लंदन में यह जानकारी मिलने के बाद इसकी सूचना ब्रिटेन के अधिकारियों को दी गई और उनकी मदद से लंदन में इस मूर्ति को रखने वाले निजी संग्रहकर्ता के समक्ष यह मुद्दा उठाया गया। उसने खुद की इच्छा से 2005 में ब्रिटेन में स्थित भारतीय उच्चायोग को यह मूर्ति लौटा दी थी। इसके बाद अगस्त 2017 में ASI की एक टीम उच्चायोग गई और वहां इस मूर्ति का निरीक्षण किया। विशेषज्ञों ने इसकी पुष्टि कर दी कि यह घाटेश्वर मंदिर से चुराई गई प्रतिमा ही है। यह प्रतिमा अब तक लंदन स्थित उच्चायोग की इमारत के मुख्य प्रवेश कक्ष में लगी थी। उधर कोविड-19 का प्रकोप जारी है। एक दिन में 50,000 से ज्यादा मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 15,83,000 पहुंच गई है। सबसे खास बात यह है कि देश में अब तक 10 लाख लोग कोरोना को हराकर यानी कोरोना को मात देकर स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। और अगर हम देखें जो स्वस्थ होने वालों की दर है 64% हो गई है। इस बीच तमिलनाडु ने ऐलान किया है कि राज्य में लॉकडाउन को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि अगस्त में जो 5 रविवार हैं, किसी भी रविवार को किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी, पूर्ण लॉकडाउन लगा रहेगा।